तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का क्रैश कोर्स 2 देखेंगे, ठीक है। क्रैश कोर्स का भाग 2 और ब्रह्मशास्त्र बैच ओनली फॉर सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए चल रहा है अभी, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम 2023 के जो छात्र हैं उन्हीं के लिए स्पेशलिस्ट बैच आया हुआ है, समझ गए। और देखिए कि पहला प्रश्न कहाँ से उठाया गया है, पहला प्रश्न किस टाइप का पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित किया, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था। तो देखिए सबसे पहले कि असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1920 में। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या था कि हमको अंग्रेज सरकार के सहयोग करना बंद कर देना था, हम लोग के कोई भी अंग्रेज सरकार से सामान खरीदना नहीं था। जैसे हम लोग पे शासन कौन कर रहे थे, अंग्रेज सरकार लोग सब शासन कर रहा था और हम लोग चाह रहे थे कि अंग्रेज को भारत से भगा दे, उखाड़ के बिक दे। तो हम लोग सोचे कि उसका कोई सामान ही नहीं खरीदते हैं तो क्या होगा, अपने आप भाग जाएगा। तो महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किए थे, 1920 में। लेकिन यही असहयोग आंदोलन को एक दिन वापस ले लिया गया। आखिर क्यों लिया गया, कब लिया गया, काहे लिया गया, इसी प्रश्न में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में, 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के कौन जिला के एक जगह था चौरी चौरा, चौरी चौरा जगह था, चौरी चौरा में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में भीड़ ने थाना पर हमला कर दिया। एक राजनीतिक जुलूस निकल रहा था, कहां पे? चौरी चौरा में। चौरी चौरा कौन जिला में पड़ता है? गोरखपुर जिला में। गोरखपुर जिला किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश। यही घटना किस दिन का है? 5 फरवरी 1922 को। तो पुलिस द्वारा क्या किया गया, फायरिंग के विरोध में फायरिंग करने लगा। मतलब पुलिस जो है फायरिंग करने लगा। जैसे जुलूस निकलता है ना जी बड़ा बड़ा पार्टी के, तो चाहते भाई जुलूस नहीं निकालिए, रोकिए जुलूस को। थाना के काम क्या है कि जुलूस को रोकना है। लेकिन जुलूस में इतना उमंग होता है कि लोग थाने के ही जला दिया। लोग क्या किया, कौन लोग? जुलूस वाले लोग। जुलूस को पुलिस रोकना चाहिए वहां पे कि रुक जाइए आप लोग, राजनीतिक जुलूस है उसको आगे नहीं बढ़ाना है। लेकिन यहां क्या हुआ कि थाने पर लोग क्या कर दिए, हमला कर दिए, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। अब थाना पे आग लगा दीजिएगा, थाना में आग लगा दीजिएगा। आप जुलूस निकाले ठीक था, लेकिन थाना में आग नहीं लगाना चाहिए। तो थाना में जब आग लगा दिया गया जिससे 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए, उनकी जान चली गई, मृत्यु हो गया। अतः आंदोलन के हिंसक हो जाने के कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने आंदोलन को क्या कर लिए, वापस ले लिए। तो पूछेगा कि असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया? नहीं बाबू, 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को। लेकिन चौरी चौरा कांड हुआ था कब? 5 फरवरी 1922 को। कहानी समझ में आया आप लोगों को? फिर से एक बार बढ़िया से समझ लीजिए कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी 1920 में शुरू किए थे, लेकिन 5 फरवरी 1922 के उत्तर प्रदेश के एक जिला गोरखपुर के एक स्थान था चौरी चौरा, वहां पे एक राजनीतिक जुलूस निकल रही थी। पुलिस उस जुलूस को रोकना चाहिए, लेकिन वह जुलूस वाले लोग क्या किए, थाना पे हमला कर दिए, थाना में आग लगा दिए, जिससे 22 पुलिसकर्मी की जान गंवानी पड़ गई। जिसके कारण पता चला महात्मा गांधी को कि जो हम आंदोलन शुरू किए वो हिंसक का रूप लेते जा रहा है। किसका रूप? हिंसक का रूप लेते जा रहा है। जिसके कारण 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया गया, वापस ले लिया गया। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? दांडी यात्रा का, तो बाबू दांडी यात्रा का उद्देश्य था समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना। नमक कानून का दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था?
नमक कानून को तोड़ना, नमक कानून को, हाँ, अंग्रेज सरकार एक नमक कानून बना दिया था, ठीक है, नमक कानून बना दिया था कि कोई भी भारतीय लोग नमक नहीं बनाएंगे, कोई भी भारतीय लोग नमक नहीं बनाएंगे, नमक खरीदेंगे, नमक बनाएंगे नहीं, क्या कर देंगे, खरीदेंगे। तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि दांडी यात्रा शुरू किया। कौन यात्रा? दांडी यात्रा। अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा कानून बनाया गया था, उस कानून को समुद्र से नमक बना करके क्या कर दिए, तोड़ दिए, समुद्र में गए, दांडी यात्रा पैदल किए और समुद्र के पास पहुंचते हैं और वहां पे क्या करते हैं, समुद्र से नमक बना करके उनके कानून के क्या कर देते हैं, उल्लंघन कर देते हैं। और जो भारतीय लोगों को भय था अंग्रेज सरकार से, उसको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और दांडी यात्रा का अगर पूछे कि मुख्य उद्देश्य क्या था, तो नमक कानून का उल्लंघन करना, नमक कानून को उल्लंघन करना। अब भारतीय को न्याय दिलाना, मतलब कानून के लिए पैसे, नमक के लिए आपको पैसा नहीं देना पड़े, इसके लिए दांडी यात्रा ने शुरू की, दांडी यात्रा शुरू किए थे महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी थे। दोनों प्रश्न आपको बाबू कहां से लिया गया है, इतिहास से लिया गया है। कहां से? इतिहास से लिया गया। तीसरा प्रश्न देखिए, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? बिहार में बाबू छात्र आंदोलन काहे हुआ था? तो समझिए, बिहार में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गया था, बिहार में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गया था, भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया था, खाद्यान्न की कमी हो गई थी, कीमत में बहुत तेजी से क्या हो रहा था, वृद्धि हो रहा था। इसीलिए बिहार में कौन आंदोलन शुरू हुआ? और इस छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण किए थे। जयप्रकाश नारायण इसी के कारण जेल भी जा चुके। जयप्रकाश नारायण, JPN, जयप्रकाश नारायण इसी के कारण क्या हुए? तो पूछता है कि जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन के नेतृत्व कहां से कर रहे थे? बिहार से कर रहे थे। और जयप्रकाश नारायण जेल कब गए थे छात्र आंदोलन में? 1974 में। और जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पटना में। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पटना में है। तो बताइए, बिहार में छात्र आंदोलन काहे हुआ था? काहे? बेरोजगारी बढ़ गया था, भ्रष्टाचार बढ़ गया था, महंगाई बढ़ गया था, खाद्यान्न की कमी हो गई थी, मतलब खाने वाला जो पदार्थ है उसकी कमी हो गई थी। इसके वजह से क्या किया गया? छात्र आंदोलन हुआ। कौन आंदोलन? छात्र आंदोलन हुआ। तो बात समझ में आया सबको? बोले किसी का दिक्कत? अगला प्रश्न देखिए बाबू, धर्मनिरपेक्षता राज्य से क्या समझते हैं आप? धर्मनिरपेक्षता राज्य किसे कहते हैं? तो वैसे राष्ट्र जो किसी विशेष धर्म की मान्यता नहीं देती है, वैसे राष्ट्र जो किसी विशेष धर्म की मान्यता नहीं देती है, वैसे वैसे राष्ट्र को क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं। जैसे भारत किसी भी धर्म को मान्यता देती है? नहीं देती है। हिंदू है तो भी ठीक है, मुस्लिम है तो भी ठीक है, ईसाई है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, कोई धर्म है, भारत सरकार किसी धर्म की मान्यता नहीं देती है। भारत सरकार किसी धर्म की सपोर्ट नहीं करती है, भारत सरकार किसी धर्म की अवहेलना नहीं करती है। तो वैसे राष्ट्र को क्या बोला जाता है? धर्मनिरपेक्ष। कौन? धर्मनिरपेक्ष। चलिए, अब है कि एटीएम का पूरा नाम बताइए। ऑटोमेटिक टेलर मशीन क्या होता है? हाँ, ऑटोमेटेड है, मतलब तीसरा रूप है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। IHDI के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बताइए, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? IHDI का मतलब मानव विकास सूचकांक। आगे आइए, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय के कितने रूप होते हैं? तो वस्तु विनिमय क्या होता है? मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु आदान प्रदान होता है। जैसे मेरे पास मार्कर है, आपके पास पेंसिल है या अन्य चीज है, मतलब वस्तु देकर के आपसे हम वस्तु लेंगे तो ये कौन प्रणाली कहलाएगी? वस्तु विनिमय प्रणाली। यदि आज हमको मोबाइल की आवश्यकता है और मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, मेरे पास चावल, गेहूं, दाल, आटा है, तो मोबाइल वाला के पास हम जाएंगे, बोलेंगे कि चावल ले लीजिए, दाल ले लीजिए, तेल ले लीजिए, हमको एक मोबाइल दे दीजिए। तो वस्तु के बदले में हमको क्या कर रहा है?
वस्तु दे रहा है, वस्तु के बदले में वस्तु दे रहा है। तो इस प्रकार के प्रणाली को क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अब वस्तु विनिमय प्रणाली का दो रूप है, वस्तु विनिमय प्रणाली और एक मौद्रिक विनिमय प्रणाली। मौद्रिक विनिमय प्रणाली। अगला चीज देखना है, खादर और बांगर मिट्टी में क्या अंतर है? तो देखिए, नदियों के बाद में मैदान की नवीन बारीकी कणों वाली कॉप मिट्टी को खादर कहते हैं। कहने के मतलब है बाबू, और एक पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। जैसे नदी है ये, ठीक है, ये डिफिनेशन थोड़ा सा उल्टा पलटा हो गया, ठीक है, ये समझिए नदी है, ठीक है, और नदी में जो नई मिट्टी आ रही है, धोआ हुआ करके जो नया मिट्टी आ रही है, उसी मिट्टी को क्या बोलेंगे हम? खादर मिट्टी कहेंगे। कौन मिट्टी? खादर मिट्टी। और जो जमी हुई पुरानी मिट्टी है नदी में, उस मिट्टी को क्या कहेंगे? बांगर मिट्टी कहेंगे। कौन मिट्टी? बांगर मिट्टी। मतलब ये नदी है और जो नया मिट्टी धो धा के लाया उसको क्या बोलेंगे? खादर। और जो पहले से है उसको क्या बोलेंगे? बांगर बोलेंगे। अगला देखिए, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में आपको बताना है। तो भारत के 5 आंतरिक जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया है। भारत में 5 गो जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। क्या गो के? 5 गो के। पहला के नाम है राष्ट्रीय जलमार्ग एक। राष्ट्रीय जलमार्ग एक, थोड़ा कलर लेने दो। राष्ट्रीय जलमार्ग एक। अब बताइए राष्ट्रीय जलमार्ग क्या होता है? मतलब बाबू पानी में सड़क बना देना है। कौन सड़क? ईटा पत्थर से नहीं, पानी में जहाज चलेगा। पानी वाला जहाज होता है ना, ऊपर वाला जहाज नहीं, पानी में भी जहाज चलती है, ठीक है। तो आपको इलाहाबाद से हल्दिया जाना है तो आप इसको रास्ते भी जा सकते हैं, राष्ट्रीय जल मार्ग के रास्ते से। राष्ट्रीय जल मार्ग। जैसे परिवहन क्या होता है ये समझिए, तब आपको ये सब चीज समझ में आएगा। परिवहन, परिवहन एक तो होता है सड़क परिवहन, एक होता है रेल परिवहन, एक होता है वायु परिवहन, एक होता है जल परिवहन। तो सबसे सस्ता जो होता है कौन होता है? जल परिवहन होता है। और सबसे महंगा परिवहन कौन है? हाँ, वायु परिवहन। लेकिन तीव्र गति से चलने वाला भी परिवहन कौन है? वायु परिवहन है। तीव्र गति से कैसे पहुंचेगा? एरोप्लेन के माध्यम से। बहुत तेजी में आपको पहुंचना है कहीं पे, तो कौन सड़क से जाइए? वायु मार्ग से जाइए। किससे? और जल परिवहन सस्ता क्यों कहा गया? क्योंकि जल में जो सड़कें, जल में जो गाड़ियां चलती है उसमें तेल का खपत कम होता है, भारी से भारी सामान उसमें ले जाना संभव होता है। और बात ये समझिए कि जल परिवहन को बनाने में कोई खास खर्च नहीं लगता है। खर्च कोई लगना, नदी में दहाड़ दौड़ा दीजिए, हम कोई खर्च नहीं है, खाली साफ सफाई रखना यही खर्च होता है, ठीक है। देख रेख में भी कोई खास पैसा खर्च नहीं होता है, लेकिन साफ सफाई रखने में जो भी पैसा खर्च हो जाए, हाँ, साफ सफाई का अगर बहता नदी है तो हमें साफ भी अपने होते चल जाएगा। कोई चीज 1 रुपया आपको नहीं है। लेकिन बाकी कोई परिवहन, वायु परिवहन भी नहीं बनाने पड़ता है, ठीक है। ऊपर थोड़ी ना सड़क बनता है। सड़क परिवहन सबसे सुविधाजनक परिवहन है। सुविधाजनक परिवहन। अगर पूछेगा कि सुविधाजनक परिवहन कौन है? सड़क परिवहन। क्योंकि सड़क परिवहन एक ऐसी परिवहन है जो घर घर तक के जोड़ देती है ना। घर घर तक जाना तो कौन परिवहन से? सड़क परिवहन से। अब बताइए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है इलाहाबाद से कहाँ जाती है? हल्दिया। और इसकी बीच की दूरी कितना है? 1620 किलोमीटर। अगर पूछा कि इलाहाबाद से हल्दिया जो जलमार्ग 1 है वो कितना लंबा है? 1620 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये सदिया से धुबरी जाती है। इसकी लंबाई कितना है? हाँ, ये लंबाई ब्रह्मपुत्र नदी में विकसित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कौन नदी में विकसित है? हाँ, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है कोल्लम से कहाँ जाता है? कोट्टापुरम जाता है। इसकी लंबाई कितना? 205 किलोमीटर। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 यह गोदावरी कृष्णा नदी के सहारे 1905 किलोमीटर में यह जलमार्ग फैला हुआ है। यह जलमार्ग कहाँ? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी में फैला हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 यह जलमार्ग उड़ीसा राज्य में ईस्ट कोस्ट कनाल, मताई नदी, ब्रह्मणी नदी, महानदी डेल्टा के सहारे 623 किलोमीटर लंबाई में यह
विकसित है। तो कोई भी जल मार्ग की आपसे लंबाई पूछ सकता है। कौन सी जल मार्ग कहां से कहां जाती है, आपसे यह पूछा जा सकता है। तो जल मार्ग में किसी का दिक्कत, बोलो, समझने में किसी की दिक्कत जल मार्ग? अगला प्रश्न, और यह आज का आखिरी सवाल भी है। कह रहा है कि बिहार में बाढ़ आने के 4 कारण को लिखिए। बिहार में बाढ़ काहे आता है? तो पहला कारण है कि उत्तरी बिहार में हिमालय से निकलने वाली नदियां में अपार जल राशि के कारण बाढ़ आ जाती है। मतलब जो उत्तरी बिहार में हिमालय से जो नदियां निकलती है उसमें जो पानी है बहुत ज्यादा मात्रा में आती है, जिसके वजह से बिहार में क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। दूसरा है नदियां में सिल्ट के जमने से तली का गहराई कम हो जाता है। नदियों में क्या होती है, सिल्ट जम जाती है, तो नदी जितना गड्ढा होता है वो कम हो जाता है, तो भी क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। क्योंकि पानी आएगा तो नदी तो रख नहीं पाएगा, तो इधर उधर फैल जाएगा, तो क्या उसको बोलेंगे हम कि बाढ़ आ गया। तीसरा क्या है, बिहार में नदियां मार्ग परिवर्तन करते रहती है। आज बह रही है इन्हें और कल बह लगी इन्हें, तो इन्हें गांव है तो पता चला कि गांव के डुबाते नदी चल गई अगला में, तो जिसके कारण से भी बिहार में बाढ़ आती है। और चौथा सबसे बड़ा कारण क्या है कि उत्तरी बिहार के मैदानी भाग की छोटी छोटी नदियों भी अतिवृष्टि से जल प्लावित होकर बाढ़ का दृश्य में उपस्थित करती है। कहने का मतलब है कि उत्तरी बिहार में अगर नदी भी देखेंगे तो छोटा छोटा नदियों में भी पानी बहुते रहता है, तो पानी उसका पानी स्टोर नहीं कर पाएगा, तो ये तो खुदे उफान मार रहा है, उन्हें सु उफान मारते आ रहा है, तो दोनों उफान मारे तो क्या हो जाएगा, एक बार तूफान लाया और बाढ़ आ गया पूरी तरीके से, समझ गए। और लास्ट हो गया अभी उफान और तूफान और लास्ट, समझ गए। तो बाढ़ को रोका जा सकता है कैसे, तो इन्हें से नदी ट्रांजिक्शन कर दिए गया में ला करके, ठीक है। पता है गंगा जल आया है गया जी में, देखें गंगा जल, गंगा जल काहे आया है पता है, लोग के कितने के पति नहीं गंगा जल काहे आया है। गंगा जल कहां कहां आया है, राजगिरी में आया है, ठीक है, राजगिरी में आया है और गहलौर में आया है और गया में आया है। गहलौर घाटी, ठीक है, ये 3 जगह आया है। ये पानी काहे लाया है, घर घर में जाएगा और घर घर गंगा जल पिएगा लोग, समझ गए। ऐसा नहीं कि पानी आया यहाँ पे, लोग गया में आए ना गंगा जल।